नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्लामिक विरासत सम्मेलन में संबोधन। कहा, इस्लाम की विरासत को बताया नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किंग अब्दुल्ला ने कहा, वैश्विक आतंकवाद से लड़ाई कट्टरवादी विचारधारा के खिलाफ, ना कि किसी मजहब के खिलाफ। भारत जॉर्डन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी। भारत जॉर्डन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी। स्वास्थ्य, सीमा शुल्क और खनन समेत कई समझौतों की उम्मीद। जॉर्डन का भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल का ऐलान। राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता की कवायद। पहले चरण के चुनावी बॉन्ड की बिक्री शुरू। एसबीआई की दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की मुख्य शाखाओं में बॉन्ड रहेंगे उपलब्ध। मेहुल चौकसी की 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई। नीरव मोदी का भारत आने से इनकार। दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना भारत। दिसंबर तिमाही में विकास दर बढ़कर 7.2%। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद और कट्टरता से लड़ाई किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस्लामिक विरासत, सद्भावना और उदारता संवर्धन विषय पर आयोजित सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सही मायने में युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली मानसिकता के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को इस्लाम के मानवीय पहलुओं से जुड़ना चाहिए और आधुनिक विज्ञान के इस्तेमाल में भी सक्षम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम की विरासत को बताया नहीं, बल्कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी धर्म मानवता के मर्म को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि विरासत की विविधता भारत की विशेषता है और इस पर भारतीयों को गर्व है। इस मौके पर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन ने कहा कि धर्म सभी से प्रेम करना सिखाता है और सभी पड़ोसियों को साथ लेकर चलना सिखाता है। उन्होंने कट्टरपंथी विचारधारा पर चिंता जताते हुए कहा कि इंसानियत ही दुनिया की बुनियाद है। किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने कहा कि सही मायने में वैश्विक आतंकवाद की लड़ाई विभिन्न धर्मों के बीच लड़ाई नहीं है, बल्कि किसी भी मजहब के कट्टरपंथियों के खिलाफ उदारवादियों की लड़ाई है। इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद ये नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। The truth is that today's global war against terror is not a fight between different religions or peoples. It is between moderates of all faiths and communities against extremists whose faith is hate and violence. We need to recognize and reject the misinformation such groups promote about Islam, or indeed any other faith. We need to take back the airwaves and the internet from the voices of hatred, those who have victimized our world, not only with bombs and terror, but with ignorance and lies. We need to make sure young people learn the true values of our religions. भारत के साथ संबंधों को विस्तार देने के लिए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद है। दोनों नेता परस्पर हितों के मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं।
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आतंकवाद समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। साथ ही रक्षा और सुरक्षा फ्रेमवर्क को आखिरी रूप भी दिया जा सकता है। इससे पहले जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन राजघाट भी गए और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, भारत और जॉर्डन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है। हम जानते हैं कि स्वास्थ्य, सीमा शुल्क और खनन समेत कई समझौतों की उम्मीदें की जा रही हैं, लेकिन अगर रक्षा और सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ मुहिम के हिसाब से अगर इस दौरे को देखा जाए तो कितना अहम ये दौरा साबित हो सकता है? क्योंकि हम जानते हैं अगर सुरक्षा से जुड़े समझौते हुए तो भारत की पहुंच लाल सागर और पूर्वी भूमध्य सागर तक हो जाएगी। क्या निश्चित तौर पे प्रीति, यह मामला कुछ दूसरे तरीके का है। यह मामला है राजनीतिक तौर पे जो सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है, उस तरीके के खतरों से भारत और जॉर्डन मिलकर निपटने की कोशिशें करेंगे और उसके लिए रणनीति बनाएंगे। रक्षा के मामले पे जहां तक बात है तो भारत जॉर्डन को रक्षा की ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने के मामले में बात चल रही है कि भारत किस तरह के प्रशिक्षण उनको दे रहा है, क्योंकि जॉर्डन की स्थिति ऐसी है, आप जानते हैं कि जॉर्डन के बगल में इजराइल है और उसके अलावा तो उस पूरे इलाके में आतंकवाद का एक लंबा दौर चला है। पूरे मध्य पूर्व में एक तरीके से कहें कि खतरा आईसिस से है भी है जॉर्डन को। तो ऐसी स्थिति में दोनों देश मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहते हैं ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान हो और इसके अलावा जो ट्रेनिंग का मामला होता है, ट्रेनिंग का मामला की खतरनाक स्थितियों में कैसे मुकाबला किया जा सकता है, यह रक्षा और सुरक्षा के मामले में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जॉर्डन जो पूरी तरह से प्रोफेट मोहम्मद की वंशावली के, जॉर्डन के जो राजा हैं उनके वंशावली में आते हैं, 21वें वंशावली में उनका स्थान है। तो उनकी बातें काफी अहम मानी जाती है मुस्लिम वर्ल्ड में। और खास तौर पे जब मुस्लिम युवा कई मामलों में देखें तो उनको बरगलाने की कोशिशें हो रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से, और आतंकवाद में उनके शामिल करने की तरह तरह के प्रलोभन देकर चेष्टा की जा रही है। तो वैसे में जॉर्डन के किंग की मौजूदगी और उनकी बातें और उनका जो संदेश है वह संदेश काफी अहम है और भारत इसी संदेश के चलते उनको यहाँ आमंत्रित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फिलिस्तीन गए थे तो फिलिस्तीन जाने के पहले वे जॉर्डन में रुके थे और जॉर्डन के किंग से उनकी मुलाकात भी हुई थी और उसके एक महीने के अंदर ही जॉर्डन के किंग का यहाँ आना इस बात का संकेत है कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी एक तरीके की कशमकश चल रही है कि जिस तरीके का वातावरण बन गया है, जिस तरीके से इस्लाम बदनाम हो चुका है, इस्लाम के व्यक्तियों को, उसके मानने वाले लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वैसे में एक संदेश दिया जाए। और भारत मुस्लिम संप्रदाय को मानने वाले दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है इंडोनेशिया के बाद, तो यहाँ आकर जॉर्डन के किंग यह संदेश देना चाहते हैं कि इस्लाम हमें यह नहीं सिखा रहा है जो हम कुछ लोग उसे प्रचारित कर रहे हैं। तो यह संदेश काफी अहम है। प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और देखना होगा कि इन पहलुओं पर किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता जारी है और इसके बाद तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे और साझा बयान भी जारी होगा और सीधा हम वहां का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। चुनाव सुधार की दिशा में एक और बड़े कदम की आज से शुरुआत हो गई। राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए आज से इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री शुरू हो गई है। पहले चरण की बिक्री 10 मार्च तक जारी रहेगी। सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के मकसद से ये कदम उठाया है। 2 जनवरी 2018 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना की अधिसूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक कोई भी भारतीय नागरिक या फिर भारत में स्थापित या गठित कंपनी राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। नियमों के मुताबिक इस बॉन्ड को वही राजनीतिक दल ले सकते हैं जो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होंगे या फिर जिन्होंने पिछले लोकसभा में या किसी विधानसभा चुनाव में कुल वोट का 1% हासिल किया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उन्हें भुनाने के लिए शुरुआती तौर पर SBI की 4 शाखाओं को ही अधिकृत किया गया है। इन बॉन्ड्स को देश के मेट्रो सिटी यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की SBI मुख्य शाखाओं से खरीदा जा सकता है।
चुनावी बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के होंगे और बॉन्ड में चंदा देने वाले का नाम नहीं होगा। हालांकि बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को बैंक को अपनी जानकारी देनी होगी। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए मान्य होंगे और मान्यता की अवधि बीतने के बाद बॉन्ड जमा करने पर राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल की ओर से जमा किए गए बॉन्ड की रकम को उसी दिन अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। लोकपाल चयन समिति की आज बैठक होगी। इसमें चयन समिति के 5वें सदस्य के रूप में जाने माने न्यायविद के नाम पर फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक में विशेष तौर पर आमंत्रित लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाने का मकसद विपक्ष की आवाज को किनारे करना है। लोकपाल कानून के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष का नेता ही चयन समिति में शामिल हो सकता है। फिलहाल लोकसभा में कोई भी नेता विपक्ष नहीं है। पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। पैनल के दूसरे सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा शामिल हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर बुलाया गया है। मैं एक स्पेशल इन्वाइटी के नाते मेरे को अलग बिठाया जाएगा और वो लोग बैठेंगे और वो निर्णय करेंगे। जो निर्णय करेंगे उनका तो रिकॉर्ड हो जाएगा। उनका तो ये भी कहेंगे अगर कोई वोटिंग का संभावना भी अगर आ गया तो मेरा कोई वोट भी काउंट नहीं होगा। तो लोकतंत्र में जो हमको लोगों के तरफ से जो सपोर्ट है उसको जो महत्व मिलना है उन्होंने उसको ठुकराने की कोशिश की है और हमेशा अपोजिशन को दबाना, उनके वॉइस को नहीं सुनना, ये उनका इरादा है। उन्होंने इससे साफ जाहिर किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेंशन की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कल ये बात पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित सालाना सम्मेलन में कही। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के सभी नागरिकों तक बीमा की पहुंच सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की दूसरों पर निर्भरता समाज के लिए बड़ी चुनौती है और पेंशन लाभ का विस्तार करके इससे निजात पाई जा सकती है। इस मौके पर वित्त मंत्री ने पेंशन संचय वेबसाइट की शुरुआत की। इससे वित्तीय साक्षरता बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने वित्तीय समावेशन और पेंशन कवरेज पर रिपोर्ट भी जारी की। Conventionally, it was considered that only in structured government employment, pension was the responsibility of the state. But then the state resources also had their own limitations. And therefore, as in everywhere else in the world, new innovative methods of evolving and popularizing different kinds of pension systems have been evolving. भारत ने दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा फिर हासिल कर लिया है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के बीच अर्थव्यवस्था 7.2% की दर से बढ़ी। इस दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत फिर से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में विकास दर 7.2% रही। पिछले 5 तिमाहियों में जीडीपी की यह सबसे तेज वृद्धि दर है। इस तिमाही में चीन की विकास दर 6.8 रही थी। आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र 8.9% की दर से बढ़ा, जो पिछली तिमाही के 6.9% के मुकाबले ज्यादा है। इसी तरह कृषि क्षेत्र पिछली तिमाही के 2.7% के मुकाबले 4.1% की दर से बढ़ा। निर्माण क्षेत्र की विकास दर 6.8% थी, जो पिछली तिमाही में 2.8% थी। सेवा क्षेत्र पिछली तिमाही के 6.4% के मुकाबले 6.7% की दर से बढ़ा। उधर जनवरी में बुनियादी ढांचे से जुड़े 8 क्षेत्र 6.7% की दर से बढ़े, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये वृद्धि दर महज 3.4% थी। हालांकि अगर साल 2017 की बात करें तो अर्थव्यवस्था 6.6% की दर से बढ़ी। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की विकास दर 3 साल के निचले स्तर 5.7% पर पहुंच गई थी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है।
एजेंसी के मुताबिक इस साल भारत की विकास दर 7.6% रहेगी। ये आंकड़े और अनुमान भारत के मजबूत आर्थिक फंडामेंटल्स और साथ ही सरकार के रिफॉर्म एजेंडे पर मोहर लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलैटरल एजेंसीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक और IMF ने पहले ही भारत की विकास यात्रा पर अपना विश्वास जताया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन कवलजीत के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल 2018 शामिल है। विधेयक को 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 12 सेवाओं की पहचान के लिए नीति बनाने और इनकी मदद देने के लिए शुरुआत में 5,000 करोड़ की राशि को मंजूरी दी है। मानव तस्करी के खिलाफ लाया गया देश का पहला एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल बजट सत्र में कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को दिल्ली में हुई बैठक में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल 2018 को मंजूरी दे दी है। इसमें मानव तस्करी से जुड़े मामलों की जांच के लिए जांच एजेंसी NIA को नोडल एजेंसी बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए पुनर्वास कोष बनेगा। जल्द न्याय के लिए देश के सभी जिलों में अदालतों का गठन किया जाएगा। विधेयक में मानव तस्करी से जुड़े हर तरह के मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। बिल को 5 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद में पेश किया जाएगा। Purpose is to address and prevent child prostitution, child labor, removal of organs, use of children in wars, internal insurgencies, illegal adoption, any forms of slavery, buying, selling of women for marriage, drug peddling, smuggling, sex tourism, and anything connected with it. इसके अलावा सरकार ने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 12 सेवाओं की पहचान के लिए नीति बनाने और इनकी मदद देने के लिए शुरुआत में 5,000 करोड़ की राशि रखी है, जिससे इन सेवाओं में रोजगार, उपयोगिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इन सेक्टरों में सूचना और तकनीक, पर्यटन, आतिथ्य सेवा, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स सर्विस, अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विस, ऑडियो विजुअल सर्विस, कानूनी सेवाएं, संचार सेवाएं, निर्माण और इससे जुड़े सेवाएं, पर्यावरण संबंधी सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और शिक्षा सेवाएं शामिल हैं। To get services contribute to at least 4.2% from present 3.3% by 2022. So this will be significantly higher percentage because the world economy also would have grown by then significantly. We look into reforming regulatory landscape and also और समय हम आपको सीधा दिल्ली के हैदराबाद हाउस लिए चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद अब वो साझा बयान जारी करेंगे और तमाम समझौतों पर फिलहाल हस्ताक्षर हो रहे हैं। The third document is the cultural exchange program to be exchanged by the Jordanian Minister of Telecom, IT and Public Sector Development, Her Excellency Mrs. Majd Shwakhe, and by Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister. Fourth, manpower cooperation agreement to be exchanged by His Excellency Yarub Khuda, Minister of Industry and Trade of Jordan, and Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister. Fifth, MOU on cooperation in the field of health and medicine to be exchanged by His Excellency Mr. Monad Shehadeh, Minister of State for Investment Affairs of Jordan, and Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister. Sixth, MOU for setting up of Next Generation Center of Excellence in Jordan to be exchanged by Excellency Majd Shwakhe, Honorable Minister of Telecom, IT and Public Sector Development of Jordan, and Srimati Sushma Swaraj, External Affairs Minister. Seventh,
MOU on the proposed mining and beneficiation of rock phosphate MOP in Jordan and setting up of production facility in Jordan for phosphoric acid, DAP and PK fertilizer with a long-term agreement for 100% offtake to India, to be exchanged by His Excellency Mr. Yarub Khuda, Minister of Industry and Trade of Jordan, and Shri Anant Kumar, Minister of Chemical and Fertilizers. The Customs Mutual Assistance Agreement, to be exchanged by His Excellency Mr. Mohanad Shahadadeh, MOS Investment Affairs of Jordan, and Shri T.S. Tirumurthy, Secretary Economic Relations, Ministry of External Affairs. Ninth, twinning agreement between Agra and Petra, to be exchanged by Her Excellency Majd Shwaikhe, Minister of Telecom of Jordan, and Shri T.S. Tirumurthy, Secretary Economic Relations. Tenth, cooperation between IIMC and Jordan Media Institute, to be exchanged by His Excellency Mr. Hassan Al Jawarne, Ambassador of Jordan to India, and Shri T.S. Tirumurthy, Secretary Economic Relations. 11th, MOU between Prasar Bharati and Jordan Television, to be exchanged by His Excellency Mr. Hassan Al Jawarne, Jordanian Ambassador, and Shri T.S. Tirumurthy, Secretary Economic Relations. And the final document of the day, the 12th document, is MOU between the University of Jordan and ICCR for setting up of Hindi chair, to be exchanged by His Excellency Mr. Mohanad Shahadadeh, MOS for Investment Affairs, and Srimati Riva Ganguly Das, Director General ICCR. Excellencies, this concludes the exchange of agreement ceremony, and this concludes this element of the program. Thank you. तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली के हैदराबाद हाउस से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद तमाम समझौतों पर हस्ताक्षर हो रहे थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मेहुल चौकसी की 41 संपत्तियां जब्त की हैं। इनकी कीमत 1200 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इनमें मुंबई में 15 फ्लैट और 14 कार्यालय परिसर शामिल हैं। इसके अलावा कोलकाता में एक मॉल, अलीबाग में 4 एकड़ का फार्म हाउस, नासिक, नागपुर, पनवेल और विलुपुरम में 231 एकड़ जमीन शामिल है। वहीं तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में 500 करोड़ रुपए की कीमत का 170 एकड़ का पार्क भी जब्त किया गया है। इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज की है। आयकर विभाग ने अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसका मकसद देश में उनके आने पर नजर रखना है। विभाग ने कर चोरी के आरोप में नीरव मोदी की 4 संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें फार्म हाउस और सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। इनकी कीमत करीब 70 करोड़ रुपए है। विभाग ने गीतांजलि समूह के 34 बैंक खाते और फिक्स डिपॉजिट भी जब्त किए हैं। इनकी कीमत 1.45 करोड़ रुपए है। इस बीच पीएनबी धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी ने सीबीआई की जांच में शामिल होने या सहयोग करने से इनकार कर दिया है। नीरव मोदी के मुताबिक वो कारोबारी गतिविधियों के सिलसिले में विदेश में हैं। सीबीआई ने पीएनबी के इंटरनल चीफ ऑडिटर को गिरफ्तार किया है। मामले में पहली बार बैंक के ऑडिटर को गिरफ्तार किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुलिस अधिकारियों से कहा है कि वो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से सख्ती से निपटें, साथ ही पीड़ित को लेकर पूरी तरह संवेदनशील रहें। वो कल हैदराबाद के शिवरामापल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 2017 बैच के आईपीएस प्रशिक्षुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरों में डर पैदा हो। उपराष्ट्रपति ने साइबर अपराध को ध्यान में रखकर नई तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता के बिना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती और लोकतंत्र के लिए बेहतर पुलिस व्यवस्था जरूरी है।
Internal security lays the essential foundation for the prosperity of our nation by ensuring a stable socio-economic environment. That's why we have to create enough awareness among the people also. Society also must stand by the forces which are fighting for the unity and integrity and safety and security of our people. National security cannot be ensured without peace and stability within our own borders. This fact situates the role of policemen as central in national security. Furthermore, good policing is essential for a vibrant democracy. और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।